अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के कन्वेनर M.K. बडियाल जी के साथ। इनका सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है और ये एक हमारी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है। तो हम आपकी खास मुलाकात इन्हीं से करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। सर, ये जो आपका LBM ब्लाइंड स्कूल है, आप इसके साथ जुड़े हैं। जब आपने इस स्कूल को स्टार्ट किया, रन करना स्टार्ट किया, आपको किन दिक्कतों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स भी सुने। थोड़ा सा मैं इससे पूर्व भूमिका में जाना चाहूँगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक बहुत बड़ा संगठन है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें लगभग 28 ब्रांचेस हैं इसकी अलग अलग स्टेट्स में, और इसके माध्यम से 58 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा यहाँ साइडलेस गर्ल्स का स्कूल जो फायर ब्रिगेड लेन रूपनगर सेक्टर 1 में है, और जिसमें लगभग 50 गर्ल्स जो हैं वो फर्स्ट से लेके फिर 12th तक बच्चियाँ जो हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ जो है वो इस संगठन की ओर से दिया जाता है। और इसका जो आर्थिक संबंध है वो जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सिविल लोग हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्य रूप से हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली, वहाँ से सारी उसकी फंडिंग होती है। कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से 1 रुपये का योगदान भी नहीं है, और ये स्कूल जो है वो अपने आप में एक यूनिक है। आज आप इस स्कूल को देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। इसको बनाने के लिए एक एक ईंट के पीछे जो है वो जम्मू के जो सिविलियन लोग हैं उनका बहुत कड़ा मेहनत है, उसके खून पसीने की कमाई जो है वो इस स्कूल में इन्वॉल्व है। और ना केवल यही प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, बल्कि हमारा जो फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जो जितने भी हमारे सोसाइटी के जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फेडरेशन जो है वो समय समय पर अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही है, और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हाल ही में 2 दिन पूर्व जो है वो हमारे एक नोटिफिकेशन सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकला है, जिसमें 8,500 पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि उसमें हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या फिर दिव्यांग पूरा जो वर्ग है उसके लिए कोई भी पोस्टें जो है वो नहीं निकाली गई हैं। सिर्फ एक लाइन वहाँ पे मेंशन की गई है कि RPT एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्टें आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो उसमें बाद में निकाली जाएंगी। तो हमें थोड़ा सा ये दुख होता है कि अगर 8,500 पोस्ट जो है वो निकाली जा रही है अभी, तो अगर आइडेंटिफाई करने में कुछ दिक्कत आ रही थी तो 2 दिन और रुक जाते, 4 दिन और कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ताकि एक साथ जो है वो जो पूरा रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती, तो हमारे लोगों को, हमारे दिव्यांग समाज को भी अच्छा लगता। क्योंकि ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने जो एक शब्द दिया है, दिव्यांग शब्द, तो उसकी सार्थकता जो है वो तभी सिद्ध होगी जब हमारे जो जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके साथ जो एक इक्वली या कोई पार्शलिटी ना की जाए। तो दूसरा एक बात और है, हमारे जो साथी हैं इस समय बहुत निराश हैं। मैं अपने हमारे जम्मू कश्मीर के जो LG साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं स्टेट के, कि इस माध्यम से कि हमारी इस समस्या का हल किया जाए। अन्यथा हमारे जो युवा हैं, ये यूथ है, बहुत परेशान है। एक तो नेचुरल आप समझ सकते हैं कि एक जो आदमी बहुत मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचता है, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने की वो प्रयास करता है कि हाँ हम अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले जब इस तरह का एक सौतेला व्यवहार जो है वो होता है तो बहुत दुख होता है। हालांकि हमें इस समय पूरा उम्मीद थी कि अभी UT बनने के कारण जो है वो जो पहले का जो भेदभाव होता आ रहा था इससे निजात मिलेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई है, जबकि उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। मेरी जो SSRB के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है कम से कम इस तरह का स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ जो है वो बिहेव ना करें, एक बराबर व्यवहार करते हुए सबकी पोस्टें जो है वो इक्वल शेयर जो है वो निकाला जाए। सर, जैसे कि अभी आपने बात की भेदभाव की, तो भेदभाव तो चलो ये देखने को हमें मिल ही रहा है, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके लिए एक रिजर्व्ड कोटा होता है। जैसे दिव्यांग बच्चों की बात ले लें तो इनके लिए जॉब्स में एक अलग कोटा होता है। तो ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करके इनके लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली? देखिए मैम, रिजर्व कोटा तो होता है, कागजों में सब कुछ है। हमारी ये बहुत विडंबना की बात है पूरे भारत की
कि कागजों में सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में चीजें वो सारी इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जैसे आप समझते हैं कि लोहे का स्वाद जो है वो घोड़े से अधिक कोई नहीं जानता। जो जिस समस्या से प्रॉब्लम हमें है, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम है इतनी डॉक्टर नहीं जानता, डॉक्टर को तो उसका ठीक करना हल जानता है, लेकिन समस्या क्या है वो पेशेंट जानता है ज्यादा। तो वो हम लोग स्वयं उसके जो है वो समझे कि शिकार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो दिक्कत आ रही है इस समय, जैसा कि आपने कहा कि 4% हमारा कोटा है, उसमें 1% हमारा जो विजुअल इम्पेयर्ड का भी है, और उसमें वो लोग लग जाते हैं जो कार ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि 106/6 किसी की भी आइज नहीं है। जो कार ड्राइव लोग हैं, लो विजन में आते हैं, वो भी उस कोटे का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, जबकि जो डिजर्विंग हमारे जो यूथ है उन तक तो वो उसका जो लाभ है वो पहुंच ही नहीं रहा है। और उसके बावजूद भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे ये अभी इन्होंने ऑनलाइन जो फॉर्म लेने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है 9 जुलाई से, तो उसमें अगर हमारा ब्लाइंड पे अप्लाई करता है वो कैसे करेगा जब उसका कोटा नहीं है? तो जब कोटा नहीं होगा, अगर वो अप्लाई करता है तो उसको राइटर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से रिजेक्ट कर देना कि नहीं अभी आपके फॉर्म है नहीं निकले। तो मतलब इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो बहुत सी हमें आ रही हैं, जिसे दूर करने के लिए कम से कम सरकार के जो भी संगठन हैं, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो उसको हमें भी बुलाना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर तो कोई दूसरा नहीं जानता है ना। क्योंकि क्या समस्या है उसका निदान क्या हो सकता है, वो जब तक हमारा कोई नुमाइंदा उसमें नहीं होगा, उसे संपर्क नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याओं से हमें हमेशा दो चार होना पड़ेगा। तो ये मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रहेगा। सर, बात की जाए आपके स्कूल की, LBM स्कूल की, वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल पे परफॉर्म किया है, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, अपना नाम रोशन किया उन्होंने, स्कूल का, हमारे देश का नाम रोशन किया। तो बच्चों के लिए फिर ये सब चीज़ें क्यों नहीं, मतलब उनके लिए जॉब्स के लिए सीट्स नहीं, उनको कभी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की गई, जैसे हम देखें कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या कोई सेंट्रल की तरफ से। आपने अभी नाम लिया कि सिर्फ सिविल सोसाइटी ने ही मतलब हमें योगदान दिया है, तो ऐसा क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? खैर, ये जो प्रश्न आपने मुझे पूछा है, ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछोगे तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि पूरे JNK के एरिया में एक ही स्कूल है जो कि इस नेशनल फेडरेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व का, जिसमें ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं हमारे मिस्टर SK रुमटा साहब हैं, और जो हमारी विमेन चेयरपर्सन है प्रोफेसर कुसुमलता मलिक मैडम, उनके इनिशिएटिव से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये फेडरेशन ने इनिशिएटिव ना लिया होता तो हमारे बच्चियों को, हमारी इन महिलाओं को, इन जो छोटी छोटी नन्ही बच्चियां जो हैं, इनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। अगर ये पहल हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने ना की होती उनके सहयोग से, तो ये संभव नहीं था कि ये बच्चे आज जो है वो पढ़ पाते। तो आज अगर वो स्कूल को बना दिया गया है, मतलब 8 तक इसको रिकॉग्निशन मिली है बहुत जद्दोजहद करने के बाद। आज हम इस मीडिया के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट के जो भी स्कूलिंग डिपार्टमेंट से, कि भाई कम से कम हाई सेकेंडरी स्कूल तक तो इसे बनाया जाए, क्योंकि एक ही स्टेट में स्कूल होने के कारण बहुत सी दिक्कतें हमारे बच्चों को आ रही हैं। तो अगर वो 12th तक स्कूल होता है तो कम से कम हमारे बच्चों को बाहर नॉर्मल स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। उनको जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आने जाने की, आवागमन की जो दिक्कतें होती हैं, उसमें दिक्कतें नहीं खाने पड़ेंगे। तो अगर ये हो जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सभी सिविलियन लोगों का, जिनके कंट्रीब्यूशन से ये जो अब हम देख पा रहे हैं ये संभव हुआ है। अगर उनकी तरफ से ये एफर्ट्स ना होता, हमारे हेड ऑफिस की ओर से ये अप्रोच ना होती, उनका आर्थिक रूप से ये जो योगदान ना होता, तो शायद इस स्कूल को हम तामीर करने में संभव ना हो पाते। हालांकि इससे पूर्व हमारे बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, जैसा कि आपने कहा है कि नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जो हैं वो क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, जिसमें उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने 3 लाख रुपए का प्राइज जो है वो हमारे बच्चों को दिया था उस समय अपने रेजिडेंस पे बुलाकर। उसके बाद ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हमारे NN बोरा साहब थे, वो जब भी हमारे स्कूल में आए, उन्होंने 15 लाख रुपए का प्राइज जो है वो हमें, हमारे बच्चों को दिया है। इस स्कूल की परफॉर्मेंस को देख के दिया है, इस स्कूल का जो टैलेंट है, इन बच्चों का टैलेंट है, वो उसको देखकर दिया है। तो ये सारा श्रेय जो है वो सभी लोगों को जाता है, उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है या हमारे NGOs का योगदान नहीं है, सबका है। एक मतलब ज्वाइंट एफर्ट्स है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस रूप में जिन्होंने योगदान दिया है। और अभी भी प्रतिदिन जो इस कोविड-19 के बावजूद भी जो सिविलियन
किसी न किसी रूप में, चाहे वो फाइनेंशियली या फिर और किसी न किसी रूप में जो सहायता कर रहे हैं, और जिससे इस स्कूल को चलाने में हमें थोड़ी सी आसानी हो रही है। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे MK बडियाल। तो जैसे कि हम आपको पहले भी इनकी LBM स्कूल की टीचर चांदनी मैम से मिलवा चुके हैं, नेत्रा टिक्कू से जो इस स्कूल की बच्ची है उससे मिलवा चुके हैं, आपने खुद ही देखा है कि वो कितने टैलेंटेड है। तो यहाँ तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो रिजर्वेशन नहीं दे के इनको एक बहुत ही बड़ा अन्याय किया है इनके साथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी मांग सुननी चाहिए। जॉब्स में इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन करनी चाहिए, जैसे कि इनके लिए ऑलरेडी कोटा होता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।